लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे हमने चीज़ें अभी तक क्लियर कर ली हैं। ये 3 आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जब हम बात करते हैं, ये तो हमारे पास हार्मोन्स हैं, सिक्रीटन, ड्यूडेनम, ये तीनों ही ड्यूडेनम से सिक्रीट होते हैं। सिक्रीटन रिस्पॉन्स अगेंस्ट एसिडिटी ऑफ काइम रिलीज होता है और ये इनिशिएट करवाता है पेनक्रियाटिक और पाइल की सिक्रीशन को। कोलिसिस्टोकाइनिन का भी यही काम होता है, ये भी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है पेनक्रियास की और गॉल ब्लैडर की, ताकि वो ये चीज़ें, मतलब ये स्टिमुलेट करता है इन ऑर्गन्स को ताकि वो अपनी सिक्रीशंस को बनाए। एंटेरोकाइनेस का काम क्या था? ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करना ट्रिप्सिन में। जैसे पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कौन कर रहा था? पेप्सिन में HCl कर रहा था। अच्छा, आपने जैसे कि भी क्वेश्चन किया था कि ट्रिप्सिन स्वेलिंग को रिड्यूस करता है, यस करता है, ठीक है। मेन डाइजेशन में इसका क्या काम है कि ये पेप्टाइड को कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड के अंदर। आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। पहले तो ये देखें, ये हमारे पास इस तरीके से ये स्टमक आ गया, फिर यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के दरमियान में कौन सा स्फिंक्टर होता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से जब हमारे पास ये ड्यूडेनम है, जुजैनम और इलियम, ये 3 पार्ट्स हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन के, और तो हमारे पास क्या हो रहा है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो रही है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन से पार्ट्स से लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्ट होती है? इलियम से, ऑफ कोर्स। अगर इलियम आखिरी वाला हिस्सा है तो इलियम से ही शुरू होगी ना लार्ज इंटेस्टाइन तो। तो ये हमारे पास क्या है? ये लार्ज इंटेस्टाइन मैंने यहाँ पे बना दिया। अब लार्ज इंटेस्टाइन के आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी। सबसे पहले इसके अगर हम पार्ट्स की बात करें तो हमारे पास क्या, कितने पार्ट्स होते हैं इसके? 3 मेन, 3 होते हैं, ठीक है। क्या क्या? सीकम। सीकम की स्पेलिंग प्लीज़ रेक्टिफाई कर लीजिएगा अगर ऐसे है या ऐसे, खैर जो भी है, लेकिन सीकम हमारे पास फर्स्ट पार्ट होता है। सेकंड हमारे पास है कोलॉन। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो कॉइलिंग हुई हुई है, बहुत ही वाइड पार्ट नज़र आ रहा है एक्चुअल आपको बाकायदा से, ये हमारे पास कहलाता है कोलॉन, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट कौन सा होता है? ये है रेक्टम। अच्छा, जहाँ पे इलियम, हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है। जहाँ पे इलियम एंड हो रहा है वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो रही है। तो इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान में भी एक स्फिंक्टर होता है। इस स्फिंक्टर को हम क्या कहते हैं, ये आपको याद रखना है। देखिए कहाँ पे मैंने बोला, इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान में। अब लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट कौन सा है? सीकम, ठीक है, सीकम है। तो इसीलिए ये जो स्फिंक्टर है, इस स्फिंक्टर को हम क्या कहते हैं? इलियोसीकल स्फिंक्टर। सिंपल है। इलियोसीकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इलियम और सीकम के दरमियान में होता है, इसीलिए कहलाता है इलियोसीकल स्फिंक्टर, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो ये सीकम है, जैसे ये इलियोसीकल स्फिंक्टर है, जैसे सीकम शुरू होता है वहाँ पे हमारे पास एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है सीकम पे। इसे हम कहते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलेंगे? अपेंडिक्स, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं इसको। ओके, अच्छा, अब इस पार्ट को हम वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। बहुत सारी
हमें जगह पे यही पढ़ाया जाता है कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, जैसे कि ईयर ऑफ पिन्ना है। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है? जिसका कोई ऐसा फंक्शन ना हो। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, लेकिन अगर तो इन केस अपेंडिक्स में स्वेलिंग हो जाती है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से इसमें इन्फ्लेमेशन होने लगती है, स्वेलिंग होने लगती है, तो इमीडिएटली सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू इसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, इस मतलब ये जो इन्फ्लेमेशन होगी अपेंडिक्स की, अपेंडिसाइटिस बोलते हैं उसको, तो उसका जो सर्जरी होती है उसको एपी इन स्लैंग बोला जाता है। ठीक है, एपी वो किया जाता है बिकॉज अगर तो ये बॉडी के अंदर ही जब ये इन्फ्लेम होता है तो इन्फ्लेम होते होते ये इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये बॉडी के अंदर ही बर्स्ट हो जाए। और जब ये बॉडी के अंदर अगर ये किसी का हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है या फट जाता है, तो इसके अंदर बहुत ही हाई आफ्टर इन्फ्लेमेशन, या फिर आप कह सकते हैं आफ्टर अगर कोई किसी को इन्फेक्शन वगैरह हुआ था बैक्टीरियल, तो उसके बाद फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स भर जाते हैं। तो अगर तो ये बॉडी के अंदर फट जाता है तो पूरा आपका जो एब्डोमिनल कैविटी है वहाँ पे टॉक्सिन्स रिलीज़ हो जाएंगे। सो वो एक डेथ सिचुएशन हो सकती है। सो दिस इज़ वेरी डेंजरस। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट्स थे। अब जैसे कि आप कोलॉन को देख रहे हैं, ये हमारे पास जैसे यहाँ पे खाने की जो मूवमेंट होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। Yes. तो ये हमारे पास क्या कौन सा कोलॉन हो जाएगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग? Ascending. तो ये हो गया असेंडिंग कोलॉन। ठीक है, यहाँ पे खाना इस तरफ मूव कर रहा है, ये है कौन सा? Transfer. गुड, ट्रांसवर्स कोलॉन। ये हो जाएगा कौन सा? Descending colon. डिसेंडिंग कोलॉन। लास्ट में जो पार्ट होता है कोलॉन का सबसे आखिरी वाला हिस्सा, वो कौन सा है? सिग्मॉइड कोलॉन। Sigmoid. और जब हम बात करते हैं रेक्टम की, तो रेक्टम हमारे पास एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फीकल मटेरियल को स्टोर करता है। और रेक्टम जो है इज़ अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, सबसे आखिर वाला हिस्सा होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अच्छा, रेक्टम के अंदर कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होती लार्ज इंटेस्टाइन में, बल्कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम और जिजेनम, वहाँ पे क्या हो रही है? वहाँ पे डाइजेशन हो रही है। लेकिन इलियम में कोई भी डाइजेशन नहीं हो रही, इलियम में आपके पास एब्जॉर्प्शन हो रही है, न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होती। यहाँ पर हमारे पास हाँ, अगर आप देखें तो सीकम और कोलॉन में जो लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर आपके पास सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बैठा हुआ है, वो कुछ चीज़ों को ब्रेक डाउन करता है, उसकी रिज़ल्ट में जो बाय प्रोडक्ट बनाता है वो हमारे लिए यूज़फुल है, और बाकी जो कंपाउंड्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके वो अपनी एनर्जी ले लेता है। ठीक है, इसी को हम सिम्बायोसिस कहते हैं, यानी कि जिससे दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा हो। तो कौन से बैक्टीरियाज होते हैं हमारे अंदर? सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं। नहीं, प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स, आई थिंक आप प्रोबायोन्स कहना चाह रहे हैं, ऐसे ही है? Yes, ma'am. अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू यू, आप पहले तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है प्रोबायोन्स होते क्या हैं? Ma'am, healthy bacteria of guts. यस, तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हमारे पास क्या है? इसे एक्चुअली अ हेल्थी बैक्टीरिया। ये यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ, यहाँ पे आई डोंट हैव स्पेस, तो प्रोबायोन्स नहीं, प्रोबायोटिक्स ही होगा, सही बोला था आपने। तो यस, ये हमारे पास क्या होता है? Probiotics.
प्रोबायोटिक्स हमारे पास, जैसे हमारी गट के अंदर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बैठा हुआ है, ठीक है, Yes, ma'am. तो प्रोबायोटिक्स जो है हमारे पास, ऐसा आप कह सकते हैं, आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब दैट, लेकिन प्रोबायोटिक्स ऐसा खाने के अंदर कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपके गट बैक्टीरिया के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है, जो उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने में, उनको सपोर्ट करने में काम आता है, ठीक है। तो प्रोबायोटिक्स असल में खुद सिम्बायोटिक बैक्टीरिया नहीं है, वो आप जब आप कोई चीज़ ऐसी खाएंगे जो कि प्रोबायोटिक है, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी, आपकी डाइजेशन अच्छी होगी, क्योंकि वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो गट में बैठा हुआ है उसको बेनिफिट कर रहा है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि इट्स अ गुड बैक्टीरिया। प्रोबायोटिक्स एक्चुअली असिस्ट कर रहा होता है गुड बैक्टीरिया को टू ग्रो एंड टू improve its function, and that is of course very good for our gut. Clear? Yes, ma'am. तो ये बात समझ आनी चाहिए आपको कि लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं हो रही, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रही है। रेक्टम में एब्जॉर्प्शन भी नहीं होती, यहाँ पे हमारे पास Storage. वाटर की थोड़ी बहुत एब्जॉर्प्शन हो सकती है, बाकी थोड़ी बहुत जो एसेंशियल सॉल्ट जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं एब्जॉर्ब किए, कोलॉन वगैरह ने भी नहीं किए, तो वो रेक्टम में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। रेक्टम में हमारे पास सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रेक्टम में भी होता है, ठीक है। विटामिन के भी तो लार्ज इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब होता है। हाँ, एक्चुअली जो हमारे पास सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बैठा हुआ है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में, जब ये फूड को जितना भी जो डाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, जब सिम्बायोटिक बैक्टीरिया उसके ऊपर एक्ट करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है, जितना भी, वैसे तो भी डाइजेस्टेड फूड ही होता है, यानी कि हमारी बॉडी ने जितना डाइजेशन करना था उसने वो कर लिया है, लेकिन फिर भी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एक्ट्स ऑन दैट डाइजेस्टेड फूड, और उसके रिजल्ट में जब ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जितना भी उसके अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उसको ब्रेक डाउन करता है सिंपल में, ये उसका बन जाता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के लिए ये यूज़फुल चीज़ है, मतलब उसको अपना खाना मिल गया। इसकी रिज़ल्ट में एज अ बाय प्रोडक्ट कुछ वाइटामिन बनता है, फॉर एग्जांपल विटामिन के। अब ये उसके काम का नहीं है, ये जस्ट उस गलती से उससे बन गया है, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस भी बन रहे होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ज़्यादातर जो वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन में हो रही होती है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट जो है, प्लांट हम लोग कुछ भी खाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने फ्रूट खाया, हमने, एक इंसान ने फ्रूट, एक एप्पल खाया, उस एप्पल में सेल्स, अच्छा एप्पल कहाँ से, किसी प्लांट से, कुछ दरख्त से आया है, उसके अंदर, क्योंकि वो प्लांट है उसके अंदर सेल्स होंगे, उसके प्लांट की सेल में सेल वॉल होगी या नहीं? यस मैम। सेल वॉल होगी। सेल वॉल किससे बनी हुई होती है प्लांट्स की? पेक्टिन प्लस सेलुलोज। सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। हम जो इतनी सारी चीज़ें खाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर सेल्यूलोज डाइजेस्ट होता है, नहीं होता? नहीं होता। मैम जता क्या बताते हैं, लेकिन हम एक बात समझ लीजिएगा, हमारी बॉडी में सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एंजाइम है, क्या एंजाइम होगा सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला? सेल्यूलेज। ये एंजाइम ह्यूमन के अंदर नहीं पाया जाता, ठीक है। तो इसीलिए हमारी बॉडी जो है, अच्छा सेल्यूलोज को ही आप प्लांट फाइबर के तौर पे भी कंसिडर कर रहे होते हैं। सेल वॉल में एक तो फाइबर होता है और सेल्यूलोज होता है। तो जितना भी प्लांट फाइबर है, सेल्यूलोज है, उसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो इसीलिए उसको फीकल रूट के जरिए बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर फ़ायदा क्या? क्या इसका कोई फ़ायदा है? क्या इसका कोई नुकसान है? नहीं, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। और इसका हाँ, ये डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन इसका फ़ायदा है। हम कहते हैं ना, प्लांट
फाइबर आपको खाना चाहिए। फाइबर इज़ इम्पॉर्टेंट, फाइबर इज़ गुड फॉर योर गट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसी ना किसी तरह ये हमारे पास डाइजेशन के अंदर मदद कर रहा होता है। ये जो गट है उसके अंदर डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है दूसरी चीज़ों की, चाहे खुद ये डाइजेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरी है, लेकिन एब्जॉर्ब डाइजेस्ट कुछ भी नहीं होता। इन दी एंड ऑफ द डे ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अगर आप बात करें फीकल मटेरियल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जो बॉडी एक्सक्रीट आउट कर देगी, जो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो पाई है, वो क्या चीज़ें हैं? थोड़ा बहुत वाटर, प्लांट फाइबर जिसको भी आप सेल्यूलोज कह सकते हैं यहाँ पे, म्यूकस। हमने बाइल के अंदर क्या कौन से पिगमेंट्स पढ़े थे? बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। उसको भी आपका सिम्बायोटिक बैक्टीरिया तोड़ के उससे फिर स्टेरोबिलिन बना लेता है, वो भी वेस्ट सब्सटेंस है, और उसको भी बॉडी जो है बाइल पिगमेंट को भी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, बाइल पिगमेंट भी चला जाएगा। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी एक्सक्रीट आउट होता है। और बैक्टीरिया, जो रेक्टम में बैक्टीरिया है तो वो भी इस तरीके से यहाँ से एक्सक्रीट आउट हो रहा है। सारा का सारा नहीं, बट कुछ अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया आपकी फीकल मटेरियल में पाया जाता है इन ह्यूमन। तो यहाँ पे हमारा दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। और जो चीज़ें अभी मैं अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर लेता है। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले तो ये वर्ड मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए भी थे लास्ट कुछ लेसन्स में, जहाँ पे हमने अब ये मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की फॉर्म में कुछ चीज़ें याद करवा रही हूँ। जो चीज़ हमने पढ़ी है दैट आई एम गोइंग टू आस्क यू। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि च्यूइंग आपको पता होना चाहिए। वो आपको IMET में या टोल्क में आपको च्यूइंग को क्या और लिख सकता है? मैस्टिकेशन। ठीक है। अच्छा, स्टमक के अंदर, माउथ में और कहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन होती है? माउथ में, स्टमक में, और कहाँ पे हो रही है? लीवर में। याद रखिएगा, कभी भी गट जो आपके एलिमेंट्री कैनाल है उसके बाहर खाना नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब खाना क्या मतलब लिवर में थोड़ी जाएगा, आपकी पेनक्रियास में थोड़ी जाएगा, वो तो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट ही नहीं है। उनकी खुद की सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रही हैं, तो क्या मैकेनिकल डाइजेशन करवाने के लिए खाना लिवर में जाएगा? तो ये आप मुझे बताएंगे कि कौन सी तीसरी जगह है जहाँ पे है भी या नहीं, जहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन हो रही है। खैर, स्टमक में क्या, जैसे माउथ में तो मैस्टिकेशन हो रही है, चलो समझ आता है। स्टमक में कैसे मैकेनिकल डाइजेशन पॉसिबल है? कौन सी मूवमेंट हो रही है स्टमक में? पेरिस्टल्सिस नहीं, पर पेरिस्टल देखें, ये मैं बहुत बार एक्सप्लेन किया मैंने पहले भी। पेरिस्टल्सिस क्या करवाता है? वो फॉर वेव लाइक मूवमेंट है। वो क्या करती है, जैसे ये हमारे पास एसोफेगस है, पेरिस्टल्सिस का कोई भी मैकेनिकल डाइजेशन से हम लोग नहीं डायरेक्ट रिलेशन बता सकते। उसका काम होता है खाने को आगे की तरफ मूव करवाना, सही है। ये वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो खाना आगे जाएगा, फिर ये पार्ट रिलैक्स करेगा। इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, वेव लाइक मूवमेंट है। स्टमक में बताया था मैंने, चर्निंग मूवमेंट हो रही है, किस लेयर की वजह से? मस्क्यूलरिस की वजह से। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो स्टमक है, स्टमक में किसी भी वजह से या तो आपने खाना ज़्यादा खा लिया
या तो यू आर ईटिंग वेरी फास्ट जिसकी वजह से एयर ट्रैप हो गई स्टमक में, ठीक है, इससे, या फिर HCl आपका जो म्यूकस ग्लैंड है वो सही से काम नहीं कर रहे, इनफ म्यूकस नहीं बन रहा, या तो HCl बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया है, किसी भी वजह से अगर स्टमक के अंदर बर्निंग सेंसेशन होने लगे तो इसको हम लोग आमतौर पर एसिडिटी जिसको कह रहे होते हैं या हार्ट बर्न भी कहते हैं। इसका दूसरा एक्चुअल बायोलॉजिकल नेम क्या है? एसिड रिफ्लेक्स। इसको क्या बोलेंगे? पायरोसिन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक आपने भी वर्ड कहा एसिड रिफ्लेक्स। एसिड रिफ्लेक्स कह सकते हैं आप, ठीक है। रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि दोबारा से वो चीज़ करवाना, जब एसिड की वजह से। यस जी, पायरोसिन। हाँ, तो हार्ट बर्न को ही आप क्या बोलेंगे? पायरोसिन बोलेंगे। Yes, ma'am. Pepsinogen secreted by Secretor. मतलब क्या आपको लगता है सिक्रीटन हो सकता है? क्या सोच के आपने सिक्रीटन बोला है वो प्लीज़ वो भी शेयर करें। सिक्रीटन वैसे आपको क्यों लगता है सिक्रीटन होगा? ठीक है, एक्सप्लेन योर आंसर जस्ट। Secretor तो एसिड। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? सिक्रीटन का फंक्शन अभी हमने पढ़ा था। Yes, ma'am. Facial ma'am. तो सिक्रीटन बल्कि गैस्ट्रिक जूस को इनहिबिट करवाता है, पेप्सिनोजन को सिक्रीट नहीं करवाता। पेप्सिनोजन कौन से सेल से सिक्रीट होगा? ज़ाइमोजन सेल से सिक्रीट होगा, या फिर जी सेल से सिक्रीट होगा, या म्यूकस सेल से होगा, या प्रिंसिपल सेल, कौन से सेल से होगा? चीफ सेल से मैम, प्रिंसिपल सेल। ठीक है, चीफ सेल। प्रिंसिपल सेल। HCl कहाँ से सिक्रीट होता है? जी सेल से। नो, ऑक्सेंटिक सेल्स जिसका दूसरा नाम क्या होता है? पेराइटल सेल्स। देखिए, जी सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? गैस्ट्रिन सिक्रीट करते हैं, जो कि स्टिमुलेट करवाता है गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को। अच्छा, मुझे बताएं मैम कि मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। जी सेल, चीफ सेल। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये याद करने होंगे। अब इसमें थोड़ा सा क्लियर एक कॉन्सेप्ट रखें, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिक बनाएं, उस तरीके से याद करें। जैसे मैंने आपको कहा था कि पेप्सिनोजन सबसे स्टमक की सबसे मेन चीज़ क्या है? पेप्सिनोजन है, सब मतलब बॉस है। गैस्ट्रिक जूस में बॉस कौन है? पेप्सिनोजन है, पेप्सिन है। तो वो बॉस ही सिक्रीट करेगा ना, और बॉस क्या है? चीफ इज़ द बॉस। प्रिंसिपल सबसे हेड पोजीशन होती है। तो ये सेल्स आपके पास पेप्सिनोजन सिक्रीट करेंगे। रही बात HCl की, तो जो बच गए सेल्स, ऑक्सेंटिक सेल्स, पेराइटल सेल्स, तो ये क्या करेंगे? ये HCl सिक्रीट, ये एक ही नाम है, ठीक है। दोनों का मतलब दोनों एक ही सेल्स हैं।
और जी सेल्स क्या है? जी से, जी सेल्स कहाँ से? जी फॉर गैस्ट्रिन, ठीक है। तो ये जी से याद कर लें, तो ये गैस्ट्रिन हो गया। ये एंडोक्राइन सिक्रीशन है, इसका मतलब क्या है कि ये एंजाइम नहीं है। अच्छा, म्यूकस कौन सा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होता है? ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको प्रोटीन, गुड। और मैंने पढ़ाया था काइलोमाइक्रॉन, हमने पढ़ा था। काइलोमाइक्रॉन क्या था? जब फैट के अराउंड इस तरीके से प्रोटीन की लेयर आ जाए तो उसको हम लोग काइलोमाइक्रॉन कहते हैं स्ट्रक्चर को। और काइलोमाइक्रॉन जो है ये क्या है? ये ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन, ये फैट है, ये प्रोटीन है, तो क्या हो गया? लिपोप्रोटीन। सेलेब्री अमाइलेज का दूसरा नाम क्या है? टायलिन। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है? HO3, HCl3, कौन कन्वर्ट करता है? HCl। HCO, मैम HCl नहीं करता। आप ये कहना चाह रहे हैं बाइकार्बोनेट आयन? यस मैम, HCO3। बाइकार्बोनेट आयन जो नहीं, बाइकार्बोनेट आयन नहीं करता। और दूसरी बात, बाइकार्बोनेट आयन का वैसे काम क्या होता है? अब आपने कह दिया है तो इसका काम होता है पीएच मेंटेन करवाना। ये आपके पास पेनक्रियास से आता है। पेनक्रियाटिक सिक्रीशन कौन इनिशिएट करवाता है? सिक्रीटिन। अभी बताया था मैंने ट्रिप्सिनोजन को कौन कन्वर्ट करा है? ट्रिप्सिन में एंटेरोकाइनेज। थोड़ी अभी जी जी देखिए एज आ रहा है लास्ट में, तो ये हार्मोन नहीं है, ये एंजाइम हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी चीज़ स्टिमुलेट करवाती है पेनक्रियाटिक जूस और बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन को, तो वो क्या कौन होगा? पेनक्रियाटिक जूस और बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन को कौन स्टिमुलेट कर रहा है? कोलेसिस्टोकाइन, ठीक है। गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ से सिक्रीट हो रहा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन से सेल से सिक्रीट हो रहा है? गुड।
स्टमक में जो हमारे पास फूड है वो क्या कहलाएगा? Chyme. अच्छा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो कौन सी लेयर के अंदर होते हैं? वज़ा में गुड। अच्छा, हमारे पास मैंने बताया था तीन, ये पहले किसी लेक्चर में बताया होगा कि तीन हमारे पास क्या होती हैं, जर्म लेयर्स होती हैं, याद है? किस चीज़ की मैम? अच्छा, किसकी layers होती है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर किसमें? अगर 3 layers होती हैं, मैंने पूछा था किसकी layers होती है? जी, वही एक्सप्लेन कर रहे हैं, एम्ब्रियोनिक। सो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इस तरीके से स्टेजेस होते हैं, जैसे ये स्पर्म और जो ओवा है ये फर्टिलाइज हुआ और इसने क्या बनाया मिलके? Zygote. जायगोट। अब ये जो जायगोट है ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ये इसके अंदर फिर क्या होता है, डिवीजन होती है, क्या होता है, माइटोसिस होता है, ऐसा ही है। Yes, ma'am. अच्छा, ये जो इसके अंदर माइटोसिस हो रहा है इसका एक स्पेशल नाम है, क्या बोलेंगे इसको? क्लीवेज। सही है। तो इसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस होते क्या हैं। मैम? माइटोसिस को क्या बोलेंगे? क्लीवेज बोलेंगे जब वो एम्ब्रियो के अंदर हो रहा होगा। Okay. अब ये जो जायगोट है ये पहले एक सेल होता है जायगोट में, फिर जब माइटोसिस होता है तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता है, तो ये जब तकरीबन 8 सेल्स बन जाते हैं तो ये इसको बोलते हैं मॉर्यूला, तो ये मॉर्यूला बन गया। फिर यहाँ अच्छा कुछ बुक्स लिखती हैं इसके अंदर 16 सेल्स होता है, इसका मलबेरी लाइक स्ट्रक्चर होता है। खैर उसके बाद मॉर्यूला से क्या बनता है? ब्लास्ट्यूला बनता है, फिर ब्लास्ट्यूला से गैस्ट्रूला बनता है। तो ये सारी क्या है, स्टेजेस हैं। फिर यहाँ से हमारे पास अब इस तरीके से डेवलपमेंट होती जाती है, इम्प्लांटेशन होती है गैस्ट्रूला की, कहाँ पे? यूट्रस की एंडोमेट्रियम के अंदर, और यहाँ पे फिर एम्ब्रियो फर्दर डेवलप करता है, फीटस बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, और यहाँ से गैस्ट्रेशन पीरियड के अंदर यही हो रहा होता है। ठीक है, अब ये जो अभी मैंने आप इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, फीटस बना, एम्ब्रियो, अब ये कहाँ पे हो रहा है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर हो रहा है। ठीक है, जो फेलोपियन ट्यूब है वहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रही है? फेलोपियन ट्यूब में। और जो डेवलपमेंट होगी एम्ब्रियो की वो कहाँ पे होगी? वो यूट्रस में होगी। कहाँ पे होगी? अब ये जो गैस्ट्रूला बना है, गैस्ट्रूला एक इस तरीके से स्ट्रक्चर जिसका सेल्स होता है, कॉम्पैक्टेड सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसमें कुछ कैविटी भी होती है ऑफ कोर्स, यहाँ पे मैंने सही नहीं बनाया ये। इसके अंदर मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं, एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट और कोरियन होता है इसमें। बाहर वाली तरफ जो है वो ट्रोफोब्लास्ट। खैर वहाँ नहीं जाते। अब होता क्या है कि जो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है, एम्ब्रियो वही है, जब वो बॉडी से एक फीमेल बॉडी के बाहर आएगा, दैट इज़ अ न्यू ह्यूमन बीइंग फॉर्म दैट इज़ फॉर्म्ड। ठीक है, तो अब ये जो डेवलपमेंट हुई है गैस्ट्रूला, जब गैस्ट्रुलेशन होती है तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके इसकी स्ट्रक्चर की बात बता रही हूँ मैं। इसमें 3 लेयर्स होती हैं। इसको इस तरीके से समझे, आपने ब्रेड के स्लाइसेस लिए तो आपने ब्रेड के स्लाइसेस एक के ऊपर एक 3 इस तरीके से रख दिए। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाली है वो कहलाती है एक्टोडर्म। क्या बोलेंगे? एक्टोडर्म। ये वाली बीच वाली मीजोडर्म कहलाती है। अंदर वाली, ये नीचे वाली क्या हो जाएगी? एंडोडर्म।
जो एक पूरा इंसान बन रहा है वो इन तीनों लेयर से ही बन रहा है। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं जर्म लेयर्स। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? जर्म लेयर बोलेंगे। अब हर ऑर्गन, हर सिस्टम इन तीनों लेयर्स में से किसी एक से आया है। ऐसा नहीं है कि कोई अलग से चीज़ थी उससे वो बना है, नहीं। जितना भी सेल है हमारी बॉडी में, वो जितना भी एक इंसान बना है वो इन तीनों लेयर से ही बना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका बोन है, कौन सी लेयर से बना? वो मेसोडर्म से बनी। ब्लड है, ब्लड कहाँ से बना? मेसोडर्म से बना। मेन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है। ऐसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए कि अच्छा ये हो रहा है। फॉर IMET बता रही हूँ, ठीक है। अगर तो आप MCAT वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर तो आपको पता होना चाहिए। मसल है, जितना भी मस्क्यूलर सिस्टम का जितना भी चीज़ है वो मेसोडर्म से बनी है। अच्छा, आपका जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? जितनी भी नर्व्स हो गई, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड, फेस और क्रेनियम, स्कल, ये सारी चीज़ें ये कहाँ से बनी है? ये एक्टोडर्म से बनी है। तो इसी तरीके से जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछा कि गट जो है, आपकी एलिमेंट्री कैनाल जो है, वो कौन सी जर्म लेयर से बनी है, तो इसका मतलब ये था। अब मुझे बताएं ये क्लियर हुआ है? एलिमेंट्री कैनाल भी मेसोडर्म से बनी है। वो भी मैंने बताया नहीं, लिखा गया है यहाँ पे मैंने। आप बताएं क्या लगता है? एनी गेसेस? किस लेयर से बनी है आपकी एलिमेंट्री कैनाल? जी नहीं, मेसोडर्म से नहीं जी, एंडोडर्म से। ठीक है, एंडोडर्म से ओरिजिनेट हुई है। तो आंसर क्या हो गया? एंडोडर्म हो गया। अच्छा, हमें पता है कि नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, हम लोग खाना खाते हैं, फूड पाइप एसोफेगस से स्टमक में जाता है। कभी कभी क्या होता है कि स्टमक उस खाने को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता किसी भी रीज़न की वजह से, ठीक है। तो स्टमक से दोबारा से यहाँ पे किस में खाना जा रहा है? एसोफेगस में, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? इसको मैं रिवर्स पेरिस्टालसिस बोल सकती हूँ। पीछे की तरफ खाना जा रहा है, इसी को हम वॉमिट कहते हैं, ठीक है। ओके, आपको कोई क्वेश्चन है? No questions?